नमस्कार सभी को। इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 सोशल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यहाँ पर होंगे। चैप्टर का नाम है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एंड इंडियाज इलेक्टोरल सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। 2 टॉपिक्स हैं, दोनों टॉपिक को इसमें हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। व्हाट डज द टर्म फ्रेंचाइज मीन्स। अब देखिए फ्रेंचाइज टर्म जो है इसका मतलब क्या होता है पूछा गया है। तो फ्रेंचाइज का मतलब बिजनेस पार्टनरशिप गलत है। अ राइट गारंटीड बाय कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नमेंट, तो एक राइट है जो गारंटी करता है कॉन्स्टिट्यूशन या गवर्नमेंट, यही इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। और ये किस चीज़ का राइट होता है भी आपको पता होना चाहिए। वोटिंग राइट के बारे में बात हो रही है, तो आपको पता होगा वोटिंग राइट जो है इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, तो इसलिए बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज दी अनदर वर्ड फॉर फ्रेंचाइज इन कंटेक्स्ट ऑफ वोटिंग राइट्स। तो वोटिंग राइट्स के टर्म्स में आपको बताना है फ्रेंचाइज का एक और मतलब होता है, मतलब एक और टर्म से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और वो टर्म क्या कहलाता है, वो सफरेज कहलाता है। ठीक है, तो फ्रेंचाइज और सफरेज जो है वो एक ही टर्म है, मतलब एक ही जैसे टर्म है, दोनों का मतलब होता है राइट टू वोट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। व्हाट डज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मीन इन इंडिया। देखिए हर कंट्री में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज अलग अलग मीनिंग रखता है। इंडिया में क्या है, ओनली लिटरेट सिटीजन कैन वोट, बिल्कुल गलत है। ऑल एडल्ट सिटीजन कैन वोट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जेंडर और इनकम, ये बिल्कुल सही है इंडिया के हिसाब से। कि इंडिया में जो है हर इंसान, हर एडल्ट के पास, जो भी सिटीजन है इंडिया का, उसके पास वोटिंग राइट है। अब यहाँ पर एडल्ट आपको एक्सप्लेन करते हैं जो 18 प्लस है, ठीक है, जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर है, वो सब एडल्ट माने जाते हैं। और बिना कोई भेदभाव के, चाहे कास्ट के बेसिस पे हो, क्रीड के बेसिस पे हो, रिलीजन के बेसिस पे हो, जेंडर के बेसिस पे हो या इनकम के बेसिस पे हो, सभी लोग वोट कर सकते हैं। व्हाट इज़ द मिनिमम वोटिंग एज इन इंडिया टुडे। तो पहले देखिए जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो 21 ईयर्स रखी गई थी एज, लेकिन अमेंडमेंट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, अब क्या एज हो गई है, 18 ईयर्स हो गई मिनिमम वोटिंग एज। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। अब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में कौन सा आर्टिकल जो है वो बताता है, तो आर्टिकल नंबर 326 बताता है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। ठीक है, यही देता है राइट टू वोट। व्हाट वाज द मिनिमम एज इन इंडिया बिफोर 1988। देखिए हमने आपको बताया था अमेंडमेंट हुआ था 1988 में, अमेंडमेंट हुआ था जिसकी वजह से क्या किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन को, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में पहले जो एज लिमिट थी वो 21 ईयर्स थी, मतलब 21 से ज़्यादा उम्र के ही लोग या 21 ईयर के लोग ही क्या कर सकते थे, वोट कर सकते थे। लेकिन बाद में 1988 में क्या किया गया, इसको 18 प्लस बना दिया गया, मतलब 18 साल बना दिया गया था। तो यहाँ पर 18 नहीं होगा फिलहाल, क्योंकि पूछा गया है बिफोर 1988 क्या थी, तो ये 21 ईयर्स थी, तो सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। बिफोर इंडिपेंडेंस हाउ मेनी इंडियंस हैड वोटिंग राइट्स। तो देखिए इंडिपेंडेंस से पहले जो है आपको पता होगा हम लोग के यहाँ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं थी। हाँ, राइट टू वोट था, लेकिन कुछ ही लोगों के पास था। अप्रॉक्सीमेट 13% जो इंडियंस थे वही वोट कर सकते थे, ये बात याद रखिएगा। 1947 से पहले की बात हो रही है। इसको लिमिटेड वोटिंग राइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, लिमिटेड वोटिंग राइट कहेंगे इसको, लिमिटेड वोटिंग राइट कहेंगे इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। विच ग्रुप वॉज गिवन वोटिंग राइट्स इन इंडिया फ्रॉम बिगिनिंग इटसेल्फ। तो कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसको वोटिंग राइट शुरुआत से ही दी गई थी। तो मेन को केवल, देखिए केवल मेन दे दिया गया, गलत है। केवल लैंड ओनर्स, ये भी गलत है। बोथ मेन एंड वुमेन इज द करेक्ट आंसर। देखिए इंडिया की बात हो रही है, इंडिया में मेन और वुमेन को साथ ही साथ वोटिंग राइट्स सब पूरी दी गई हैं। बाकी कंट्रीज अगर आप देखेंगे, यहाँ तक कि यूएसए भी देखेंगे, तो वहाँ पर जब वो इंडिपेंडेंट हुआ तो मेन को तो वोटिंग राइट्स दी थी, वुमेन को नहीं दी थी। लेकिन इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद दोनों को समान वोटिंग राइट्स दी गई थी। इन विच ईयर डिड वुमेन इन स्विट्जरलैंड गेट राइट टू वोट। तो राइट टू वोट जो स्विट्जरलैंड में मिला है वुमेन को, ये कब मिला है, तो ये 1971 में मिला है। तो सी ऑप्शन इसका जो है वो सही हो जाएगा। मतलब ये सब डेवलप्ड कंट्रीज हैं, और सोचिए वोटिंग राइट इन्होंने पहले वुमेन को नहीं दिया था। इलेक्शन टू लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव आर बेस्ड ऑन। देखिए लोकसभा में जब भी इलेक्शन होगा या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन होता है, और यहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन होता है, मेंबर ऑफ लोकसभा का इलेक्शन होता है। तो ये किस पे बेस्ड होता है, पूछा गया हम लोग से, तो ये बेस्ड होता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज द करेक्ट आंसर।
आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11th। ठीक है, तो सभी लोग इसमें वोट कर सकते हैं, कोई भी पर्सन है तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली में वोटिंग कर सकता है। व्हाट वाज इंडियाज लिटरेसी इन 1947? तो 1947 में व्हेन राइट टू वोट वाज गिवन टू, मतलब जब राइट टू वोट इंडिया में दिया गया सभी को, तो इंडिया में आपको बताना है लिटरेसी रेट क्या था, क्या कितने परसेंट लिटरेसी थी इंडिया में। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 14% ही केवल लिटरेसी थी, बहुत ही कम लिटरेसी थी। तो 14% इज दी करेक्ट आंसर। इस समय अगर आप देखेंगे तो अगर 2011 सेंसस के हिसाब से देखा जाए तो जो लिटरेसी रेट था वो अप्रॉक्सीमेटली 71% था। अब तो बहुत बढ़ गया होगा, लेकिन फिलहाल ये याद रखिएगा कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो 14% लोग ही केवल लिटरेट थे। विच बॉडी कंडक्ट्स इलेक्शन इन इंडिया? तो जितने भी इलेक्शंस होते हैं, देखिए पंचायती राज जो बॉडीज़ होती हैं और जो म्यूनसिपैलिटीज़ होती हैं, ठीक है, इनका जो इलेक्शन होता है ये स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है, याद रखिएगा। कौन कराता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है। लेकिन बाकी जितने भी इलेक्शंस होंगे तो ये स्टेट इलेक्शन कमीशन कराएगा, ठीक है, तो ये कराएगा स्टेट इलेक्शन कमीशन। लेकिन आपको बताना है कि इलेक्शंस अगर इंडिया में हो रहे हैं, बाकी और भी इलेक्शंस होते हैं, तो ये कौन कराता है? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है। चाहे वो लोकसभा का इलेक्शन हो, राज्यसभा का इलेक्शन हो, मेंबर ऑफ राज्यसभा का इलेक्शन हो, प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो, या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो ये 5 इलेक्शन जो है कौन कराता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है। What special facility was introduced in 2024 for elderly and disabled voters? तो देखिए 2024 में एक स्पेशल चीज़ जो थी वो इंट्रोड्यूस करी गई थी, और वो क्या था? ऑनलाइन वोटिंग फॉर एवरीवन। तो सभी को ऑनलाइन वोटिंग तो बिल्कुल कभी भी नहीं दे सकते हैं, नहीं तो सब फेक ही फेक वोटिंग हो जाएगी। वोटिंग फ्रॉम होम, ये बिल्कुल सही है। तो जो और मेनली उनके लिए दिया गया था जो एल्डरली थे और डिसेबल्ड वोटर्स थे, तो उनको कहा गया था कि वो घर से ही वोट कर सकते हैं, मतलब ऑनलाइन तरीके से भी नहीं था। लेकिन यहाँ पर क्या था, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लोग थे वो जा रहे थे उन लोग से वोट लेने के लिए, ठीक है, मतलब बाकायदा बैलेट मशीन लेके जाई जा रही थी, तो इसलिए बी ऑप्शन सही है इसमें। विच असिस्टिव टेक्नोलॉजी इज यूज टू हेल्प विजुअली इम्पेयर्ड वोटर्स? अब देखिए मान लीजिए कोई ऐसा वोटर है जो विजुअली इम्पेयर्ड है, तो वो देख नहीं सकता, तो जब देख नहीं पाएगा तो वोटिंग मशीन पे बटन्स होते हैं और उस बटन के सामने आपके कैंडिडेट का नाम लिखा होता है, तो उसके लिए क्या सुविधा प्रोवाइड करती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? तो ब्रेल इनेबल्ड वोटर कार्ड्स होते हैं। तो पहली बात तो ब्रेल इनेबल्ड वोटर कार्ड्स भी होते हैं, और जब वोटिंग करने भी जाते हैं तो उनको बताया जाता है कि कौन सा बटन किसका है। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, 15th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। व्हाट परसेंटेज ऑफ एलिजिबल वोटर्स डिड नॉट वोट इन 2024 इलेक्शन? अब देखिए 2024 जो इलेक्शन हुआ था ये लोकसभा का हुआ था, और जब लोकसभा का इलेक्शन होता है तो इसमें मेनली प्राइम मिनिस्टर का चुनाव होता है। बाद में चल के जो पार्टी जीतती है उस पार्टी की एक मीटिंग होती है और वो क्या करती है? प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करती है, ठीक है। हालांकि प्राइम मिनिस्टर का जो अपॉइंटमेंट होता है वो फाइनली प्रेसिडेंट करता है, मतलब ये लोग नाम चूज करते हैं पार्टी वाले और फिर प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट करता है। अब ये बताना है कितने परसेंट एलिजिबल वोटर्स ने वोट नहीं किया था, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया, और ये है 34%। अब आप समझ सकते हैं कि केवल 66% ऐसे एलिजिबल वोटर्स थे जिन्होंने वोट किया था, बाकी 34% को वोटिंग से कोई मतलब ही नहीं। और ये 66 में भी अगर आप देखेंगे मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो कौन है? वो गरीब लोग हैं, क्योंकि गरीब जनता ही को ही खासकर गवर्नमेंट से कोई मतलब होता है और उनको सुविधाएं लेनी होती हैं, और जो अमीर लोग होते हैं वो तो खासकर एक छुट्टी के रूप में ले लेते हैं वोटिंग डे को, घूमने टहलने चले जाते हैं। हाउ मेनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर देयर इन लोकसभा? लोकसभा में कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं? तो 543 हैं लोकसभा में कॉन्स्टिट्यूएंसीज, याद रखिएगा। पहले 545 थी, दो जो थी एंग्लो इंडियन के लिए एक तरीके से कह सकते हैं फिक्स थी, बाद में अमेंडमेंट हुआ और एंग्लो इंडियन की जो सीट थी, रिजर्व सीट थी, उसको हटा दिया गया। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। हाउ मेनी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स डज इंडिया हैव एट ऑल लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट? ऑल लेवल्स मतलब क्या है? देखिए 3 लेवल होते हैं मेनली इंडिया में, एक सेंटर लेवल होता है जिसको यूनियन लेवल भी कहते हैं, एक स्टेट लेवल होता है, और एक पंचायत या लोकल लेवल होता है, ठीक है। सेंटर पे कौन होता है हेड? प्राइम मिनिस्टर होता है।
स्टेट पे अगर आप देखेंगे हेड चीफ मिनिस्टर होता है, लोकल लेवल पे हेड जो होते हैं वो जो प्रधान होते हैं, जो म्यूनसिपैलिटी में आप देखेंगे तो पार्षद होते हैं, तो वो होते हैं। तो कितने हैं टोटल, ये पूछा गया इस क्वेश्चन में अप्रोक्सीमेट, तो ये 3.1 मिलियन है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज नोटा इन इलेक्शंस। अब देखिए क्या है कि इलेक्शन कमीशन ने एक काम बहुत अच्छा किया था। मान लीजिए कोई ऐसा है, क्योंकि क्या होता था अभी तक जब वोट आदमी देने नहीं जाता था तो कहता था कि मुझको कोई इंसान पसंद ही नहीं, इसलिए मैं वोट देने नहीं जा रहा हूँ। तो अब इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा कि अगर आपको नहीं कोई पसंद है तो आप क्या दीजिए, नोटा पे वोट दीजिए। नोटा का मतलब है नन ऑफ दी अबव, लेकिन वोट जरूर दीजिए। ठीक है, नन ऑफ दी अबव ऑप्शन फॉर वोटर्स इज द करेक्ट आंसर। इससे ये होगा कि लोग मतलब इलेक्शन कमीशन को और जो पार्टी है उनको ये पता चलेगा कि किसी को भी लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे कैंडिडेट्स को खड़ा किया जाएगा जिसको लोग पसंद करते हो, जो मतलब एक ऐसी छवि का हो जो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सम्मानित हो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 19th क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज यूनिवर्सल फ्रेंचाइज, व्हाई इज यूनिवर्सल फ्रेंचाइज इंपॉर्टेंट फॉर डेमोक्रेसी। अब यूनिवर्सल फ्रेंचाइज जो है ये डेमोक्रेसी के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, पूछा गया है। तो इट इंश्योर्स इक्वालिटी एंड पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल सिटीजन, यही इसका सही हो जाएगा। तो देखिए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दिया गया तो इससे हुआ क्या, चाहे कितना भी गरीब पर्सन होगा चाहे कितना भी अमीर पर्सन होगा, दोनों के पास सेम पावर होगी वोटिंग की। ठीक है, इसका भी वोट एक होगा, इसका भी वोट एक होगा। ऐसे नहीं होगा कि कोई गरीब है इसका वोट आधा और इसका वोट 5, इसके बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो पार्टिसिपेशन सभी सिटीजन का होगा और साथ ही साथ इक्वालिटी को भी इंश्योर करेगा, पॉलिटिकल इक्वालिटी को इंश्योर करेगा। Which ancient text which ancient Indian inscription describes an early democratic selection process। देखिए ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेसी जो है भारत में अभी से है, बहुत पहले इंस्क्रिप्शंस भी दिए गए हैं, बहुत पहले के इंस्क्रिप्शंस भी देखने को मिलते हैं। मतलब हमारे एंशियंट इंडिया में भी डेमोक्रेटिक सिलेक्शन प्रोसेस देखने को मिलता है। और ये कहाँ देखने को मिलता है, तो ये उत्तर मिरूर इंस्क्रिप्शंस में आपको देखने को मिलेगा। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। और ये उत्तर मिरूर इंस्क्रिप्शन जो है ये 10th सेंचुरी का है। मतलब आज से अप्रॉक्सीमेट आप समझ सकते हैं कितने साल पुराना हो गया, 10,000 साल पुराना हो गया, 10,000 नहीं 1,000 साल पुराना हो गया। ठीक है, When was इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया established, तो कब ये इस्टेब्लिश हुआ था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो ये 1950 में इस्टेब्लिश हुआ था, जनवरी में। ठीक है, जनवरी 1950 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। द फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन इंडिपेंडेंट इंडिया वर हेल्ड इन। अब देखिए जनरल इलेक्शन कब होंगे, जनरल इलेक्शन को कंडक्ट कराने का काम किसका है, इलेक्शन कमीशन का। तो जब ये इस्टेब्लिश होगा तभी कराएगा, तो 1951 से 52 के बीच में। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्शंस आर कंडक्टेड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लोकसभा का इलेक्शन कराता है, राज्यसभा का भी कराता है, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट का भी कराता है और साथ ही साथ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का भी कराता है। तो यहाँ पर ऑल ऑफ दी अबव सही हो जाएगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, हु हेड्स द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एट नेशनल लेवल। तो नेशनल लेवल पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कौन हेड करता है, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, तो सीईसी होता है। और इस समय अगर आप देखेंगे ज्ञानेश कुमार जी जो हैं वो सीईसी हैं, ज्ञानेश कुमार। ठीक है, चेंज होते रहते हैं, 6 साल का टेन्योर होता है इनका। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। हाउ मेनी इलेक्शन कमिश्नर्स असिस्ट चीफ इलेक्शन। तो देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि कितने इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को असिस्ट करते हैं, तो ये होते हैं 2। ठीक है, 1988 तक केवल जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही होता था, लेकिन 1988 के बाद क्या हुआ, 18 साल जब उम्र कर दी गई वोट देने की, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स बढ़ गए वोट देने वाले, तो वर्क प्रेशर बढ़ा इलेक्शन कमीशन पे, तो 2 इलेक्शन कमिश्नर्स को भी अपॉइंट किया जाने लग गया। तो इसलिए यहाँ पर जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 है, हु मैनेजेस इलेक्शंस एट स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी लेवल। देखिए यहाँ पर मैनेज की बात करी गई है कि इलेक्शन जो है वो मैनेज कौन करता है स्टेट लेवल पे और यूनियन टेरिटरी लेवल पे। गवर्नर नहीं करता है, कौन करता है, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर करता है, तो सीईओ भी इसको कहते हैं, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग द वोटर लिस्ट इन अ डिस्ट्रिक्ट। तो देखिए जो वोटर लिस्ट होती है किसी भी डिस्ट्रिक्ट में उसको प्रिपेयर करने का काम कौन करता है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर रिटर्निंग ऑफिसर है, ये वोटर लिस्ट नहीं प्रिपेयर करता है। ईआरओ जो होता है
इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, अब नाम से ही पता चल रहा है रजिस्ट्रेशन कर रहा है, तो ये क्या करता है, वोटर लिस्ट को प्रिपेयर करने में, मतलब ये प्रिपेयर करवाता है डिस्ट्रिक्ट में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, द ऑफिसर हु एक्चुअली कंडक्ट्स इलेक्शन। अब देखिए इलेक्शन को कंडक्ट कराने का काम किसका होता है कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो ये होता है रिटर्निंग ऑफिसर का, मतलब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो आरओ पे होती है, जिसको रिटर्निंग ऑफिसर भी कहते हैं किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। हाउ मैनी पार्लियामेंट्री लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज डज इंडिया हैव, तो इंडिया में लोकसभा की कितनी सीट्स हैं, तो ये 543 सीट्स हैं, ये याद रखिएगा, बताया भी था अभी हमने आपको। पहले 2 और होती थी, एंग्लो इंडियन के लिए रिजर्व थी, बाद में अमेंडमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में और इसको हटा दिया गया, तो पहले 545 थी, अब 543 हो गई हैं। इसी तरीके से राज्यसभा में अगर आप देखेंगे तो टोटल सीट जो है वो 245 हैं, ठीक है, जिसमें से 12 सीट जो हैं ये नॉमिनेटेड होती हैं, और कौन नॉमिनेट करता है, प्रेसिडेंट इन सीट्स पे लोगों को नॉमिनेट करते हैं, और जो 233 सीट्स होती हैं ये इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। कैसे मेंबर्स होते हैं, ये इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, याद रखिएगा। और ये जो मेंबर्स नॉमिनेट होते हैं 12 लोग, ये कुछ कैटेगरी से आएंगे, मतलब कुछ फील्ड से आएंगे, लिटरेचर से आ सकते हैं, आर्ट से आ सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से आ सकते हैं, और सोशल सर्विसेज से आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, हाउ मेनी वोटर्स वर एलिजिबल इन 2024 लोकसभा इलेक्शन। लोकसभा इलेक्शन जब हुआ तो कितने वोटर्स एलिजिबल थे, अप्रॉक्सीमेटली 98 करोड़, 98 करोड़ मतलब 980 मिलियन वोटर जो थे वो एलिजिबल थे। हाउ मेनी पोलिंग स्टेशंस वर सेटअप इन 2024, अब 2024 में जो इलेक्शन हुआ था वो लोकसभा का इलेक्शन हुआ था, ठीक है, इसमें कितने पोलिंग स्टेशंस बनाए गए थे ये आपको यहाँ पर बताना है, तो ओवर 1 मिलियन मतलब 10 लाख के आसपास पोलिंग स्टेशन बने थे। आगे बढ़ते हैं, हाउ मेनी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट। अब देखिए है क्या कि कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल कास्ट के लिए और शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्वेशन दिया गया है लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए 84 सीट्स जो हैं पहले से ही रिजर्व हैं शेड्यूल कास्ट के लिए, और 47 सीट्स किसके लिए रिजर्व हैं, शेड्यूल ट्राइब के लिए। ये रिजर्वेशन क्यों दिया गया है, क्योंकि ये बहुत ही डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी थे, अभी भी हैं बहुत सारे लोग, जिसकी वजह से है क्या कि अगर मान लीजिए सीट्स ना रिजर्व करी जाती तो इनको चुनाव में लड़ तो लेते, लेकिन वहाँ पर जीतना बहुत मुश्किल हुआ था। तो अब जो भी जीतता है सीट पे वो शेड्यूल कास्ट ही होता है या तो शेड्यूल ट्राइब होता है, मतलब वो रिजर्व कर दी गई है सीट। हाउ मेनी लोकसभा सीट्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, तो 47 हो जाएगा इसका आंसर। याद रखिएगा केवल एससी के लिए रिजर्वेशन है, एसटी के लिए रिजर्वेशन है, ओबीसी के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है लोकसभा में, ये याद रखिएगा। बट यहाँ पर वुमेन रिजर्वेशन की बात करी जाए तो 2024 में अभी रिसेंट में एक बिल आया था जिसको नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी कहते हैं, बिल कहते हैं। इसमें क्या कहा गया, 1/3 सीट्स जो होंगी, चाहे वो लेजिस्लेटिव असेंबली की हो चाहे वो लोकसभा की हो, ये किसके लिए रिजर्व्ड होंगी, वुमेन के लिए रिजर्व्ड होंगी। तो एक बहुत अच्छा चेंज है वुमेन की जो रिप्रेजेंटेशन है उसको बढ़ाने के लिए। हु चेक्स द नेम एंड आईडी ऑफ द वोटर फर्स्ट एट पोलिंग बूथ, तो जब आप पोलिंग बूथ पे कभी भी इलेक्शन में वोट करने के लिए जाएंगे तो आप देखेंगे वहाँ पर सबसे पहले नेम चेक होता है, आईडी चेक होती है, और जो चेक करता है उसको क्या कहते हैं, फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर कहते हैं, तो ए ऑप्शन सही है। हु इंक, अब एक ऐसा भी होगा बैठे होंगे जो इंक लगाते हैं उंगली पे, ठीक है, नाखून पे, और इंक इसलिए लगाया जाता है वो इंक बहुत दिनों तक 14-15 दिन तक छूटती नहीं है। तो होता क्या है उससे एक ये हो जाती है कि इंसान ने वोट दे दिया, दोबारा फेक वोटिंग ना कर सके। तो कौन इंक करता है वोटर की फिंगर को, ये सेकंड पोलिंग ऑफिसर होता है। नेक्स्ट पे आते हैं 36 क्वेश्चन, हु विच ऑफिसर कलेक्ट्स द चिट एंड चेक्स द इंक्ड फिंगर, तो कलेक्ट करता है चिट को और चेक करता है इंक फिंगर को, थर्ड पोलिंग ऑफिसर है ये। तो तीनों के अगर आपसे फंक्शन पूछे जाए तो आप आसानी से बता सकते हैं। 37 क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट, देखिए यहाँ पर नाम दे दिया गया है, आंसर पहले ही दे दिया गया है। व्हाट ऑप्शन कैन वोटर चूज इफ दे डू नॉट सपोर्ट एनी कैंडिडेट, तो किसी कैंडिडेट को अगर सपोर्ट नहीं करते तो ऑप्शन जो चूज करते हैं वो नोटा का होगा, नन ऑफ द अबव, मतलब कोई भी कैंडिडेट खड़े हुए हैं उनमें से किसी को भी आप लाइक नहीं करते हैं, आपको लगता है कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं सब बेकार हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, नोटा बटन दबा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज वीवीपैट, वीवीपैट क्या होता है, तो वोटर वेरिफिकेशन एंड पेपर ऑडिट ट्रायल होता है,
ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। देखिए होता क्या है, एक बॉक्स टाइप का होता है, जैसे मान लीजिए आपने किसी एक्स पार्टी पे बटन दबाया एक्स पार्टी का, तो क्या होगा, यहाँ पर एक स्लिप आ जाएगी, स्लिप में एक्स पार्टी का नाम लिखा होगा, जो कैंडिडेट होंगे उनका नाम लिखा होगा, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी और स्लिप जो है इसी बॉक्स में गिर जाएगी। तो इससे पता चलता है कि जो हमने वोट दिया है वो सही पहुंचा है, सही जगह गया है। विच कंट्रीज हैव यूज्ड इंडियन ईवीएम्स एंड वीवीपैट विद ईसीआई सपोर्ट। तो कई सारी ऐसी भी कंट्रीज है जो इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को यूज़ करते हैं, वीवीपैट को यूज़ करते हैं, और उसमें एग्जांपल है नामीबिया एंड भूटान। तो बी ऑप्शन इसमें सही है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। देखिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, ये कुछ ऐसे रूल्स होते हैं, कुछ ऐसे रेगुलेशंस होते हैं जो इलेक्शन कमीशन ने पब्लिश किए हैं, और इसमें होता क्या है कि वोट जो भी मतलब पॉलिटिकल पार्टी है, जो भी मेंबर्स हैं पॉलिटिकल पार्टी के, उनको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं इलेक्शन के दौरान, वही होता है इसमें। तो टू गाइड पॉलिटिकल बिहेवियर ड्यूरिंग इलेक्शन, तो यही सही है इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अलाउड ड्यूरिंग एमसीसी। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में क्या चीज़ अलाउड नहीं है, तो अनाउंसिंग न्यू स्कीम्स बाय रूलिंग गवर्नमेंट, यही बिल्कुल सही है। अब जैसे मान लीजिए कोई गवर्नमेंट एक्स है, वो किसी स्टेट में रूल कर रही है और स्टेट लेजिस्लेटिव का असेंबली का इलेक्शन है, तो जब इलेक्शन होने वाला होता है तब वो कोई बहुत बड़ी स्कीम को अनाउंस नहीं कर सकती है, ठीक है। तो ये एमसीसी में बताया गया है, तो नॉट अलाउड, यही अलाउड नहीं है। पीसफुल कैंपेनिंग होनी चाहिए, डोर टू डोर कैंपेनिंग हो सकती है, पब्लिक रैलीज हो सकती हैं, लेकिन परमिशन के साथ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 42nd क्वेश्चन देखते हैं। गिविंग गिफ्ट और मनी टू वोटर्स इन एक्सचेंज फॉर वोट्स इज। अब देखिए आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, वोट लेने के लिए लोग गिफ्ट देते हैं, मनी देते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें देते हैं जिससे वोटर उनको वोट दे सके, ठीक है। तो ये इनकरेज नहीं होना चाहिए। इग्नोर्ड भी इज पनिशेबल, ये कैसा है, पनिशेबल ऑफेंस है ये, ठीक है। अगर ऐसा करता कोई पाया जाता है तो उसको पनिशमेंट भी मिल सकती है। इन विच ईयर वॉज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन केरला। तो पहली बार जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आया था वो कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ था, केरला में इंट्रोड्यूस हुआ था। अब आपको बताना है किस ईयर में ये इंट्रोड्यूस हुआ था, ये यहाँ पर आपसे पूछा गया है। इसका जो सही आंसर वो ऑप्शन नंबर सी है। 1960 से क्या हो गया था, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पहली बार इंट्रोड्यूस किया था, कहाँ पर, केरला में। तो अगर पहला स्टेट पूछा जाए जहाँ पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था वो केरला है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। सिंस विच ईयर डिड ECI बिकम प्रोएक्टिव इन इन्फोर्सिंग MCC अक्रॉस इंडिया। तो किस साल से जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया थी वो प्रोएक्टिव हो गई थी और उसने MCC को पूरे भारत में इन्फोर्स कर दिया था, तो ये 1991 की बात है। तो सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। उससे पहले कोई MCC नहीं होता था, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट उससे पहले कोई नहीं होता था। Who is remembered for strict reforms like वोटर ID कार्ड। देखिए बहुत सारे स्ट्रिक्ट रिफॉर्म्स किए थे इन्होंने, जैसे वोटर ID कार्ड का रिफॉर्म किया था, इलेक्शन मार प्रैक्टिसेस बहुत सारी होती थी उसका रिफॉर्म इन्होंने किया था। किसके बारे में बात हो रही है, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर TN सेशन जी के बारे में बात हो रही है। कहा था कि बहुत ही स्ट्रिक्ट हुआ करते थे जिसकी वजह से पॉलिटिकल पार्टीज बड़ा डरती थी इनसे। इसमें कहा गया मेंबर ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय। देखिए राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनको कौन इलेक्ट करता है, तो सिटीजन जो हैं डायरेक्टली नहीं इलेक्ट करते हैं, ये मेनली कौन इलेक्ट करता है, MLAs जो होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो इलेक्ट करके भेजते हैं। क्योंकि कहा जाता है राज्यसभा का एक और नाम है काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा जाता है इनको, ठीक है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो ये स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जब स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स होंगे वही क्या करेंगे, इनको चुन के भेजेंगे, ये याद रखिएगा। हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट टू राज्यसभा, भी हमने आपको बताया था 12 मेंबर्स को प्रेसिडेंट क्या करती है, नॉमिनेट करती है। इस समय अगर आप देखेंगे तो जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है। तो 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करेंगी राज्यसभा में, और 233 ऐसे मेंबर्स होंगे जो इलेक्ट होके आएंगे। और कौन इलेक्ट करेगा उनको, MLAs जो होते हैं अलग अलग स्टेट्स के, वो इलेक्ट करके भेजते हैं मेंबर्स को। 48th क्वेश्चन कह रहा है व्हाट वोटिंग सिस्टम इज यूज्ड इन राज्यसभा इलेक्शन। अब राज्यसभा इलेक्शन में जो वोटिंग का सिस्टम यूज होता है उस सिस्टम का क्या नाम है, तो इसके लिए फर्स्ट पास्ट द पोस्ट नहीं है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यूज होता है। तो सी ऑप्शन इसमें सही है, ठीक है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यहाँ नहीं यूज होता है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में यूज होगा। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट मेनली MLA के इलेक्शन में यूज होता है, और जैसे हम लोग जब वोटिंग करने आते हैं तो जो
जिसके ज़्यादा वोट होते हैं वो जीत जाता है। तो ऐसे ही एमएलए भी यही होती है, और एमपी में मतलब मेंबर ऑफ लोकसभा जो होता है उसका भी इलेक्शन इसी प्रोसेस से होता है, फर्स्ट पास द पोस्ट। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट किस में होता है? राज्यसभा के इलेक्शन में यूज़ होता है। हु इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? अब देखिए, जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन होता है तो ये बहुत जानना जरूरी है, इसको इलेक्ट कौन करता है? तो देखिए, इसका इलेक्टोरल कॉलेज जो होता है उसमें दो मेंबर्स होते हैं मेनली, जितने भी पार्लियामेंट के मेंबर्स होंगे। लेकिन पार्लियामेंट के कैसे मेंबर्स होंगे? इलेक्टेड वाले, ठीक है, याद रखिएगा, इलेक्टेड वाले मेंबर्स ही केवल जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे वोटिंग में। नॉमिनेटेड मेंबर्स जो राज्यसभा में थे वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इसी तरीके से जितने भी एमएलएज होंगे, अब क्योंकि एमएलएज नॉमिनेटेड होते नहीं है, पहले होते थे एंग्लो इंडियन वाले, अब नहीं होते हैं, तो सारे के सारे एमएलएज जो हैं वो वोटिंग करते हैं। तो ये दोनों लोग मिलके क्या करते हैं? वोटिंग करते हैं, ठीक है। और याद रखिएगा, एमपी में दो चीज़ें आ जाएंगी, लोकसभा के मेंबर्स भी आ जाएंगे और राज्यसभा के मेंबर्स भी आ जाएंगे। और एमएलए में स्टेट्स में भी लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, और जिस जिस यूनियन टेरिटरी में लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ के भी मेंबर्स क्या करते हैं? प्रेसिडेंट के चुनाव में वोटिंग करते हैं। तो इलेक्टोरल कॉलेज इसका होता है, और इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होते हैं? एमपीज और एमएलएज होते हैं। बस याद रखिएगा, जब भी एमपी की बात करी जाएगी तो इलेक्टेड एमपीज होते हैं, वोट करते हैं, जो नॉमिनेटेड नहीं वोट करते हैं। हु इलेक्ट्स दी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? अब देखिए, वाइस प्रेसिडेंट आपको पता होगा कि वाइस प्रेसिडेंट का अभी भारत में रिसेंट में चुनाव होने वाला है, क्योंकि जगदीप धनखड़ जी जो थे उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया, और उम्मीद यह है कि सीपी राधाकृष्णन जी जो हैं वो अब वाइस प्रेसिडेंट बन जाएंगे, ठीक है, क्योंकि एनडीए जो दल है मेजॉरिटी वाला, उसने उन्हीं को ही नॉमिनेट किया है। अब इलेक्शन जब इनका होता है, जब इनका चुनाव होने वाला होता है, तो कौन इलेक्ट करेगा, मतलब कौन इनको वोटिंग करेगा, इनको कौन वोट देता है? तो पहला ऑप्शन दिया है केवल एमपीज देते हैं, ओनली एमएलएज देंगे। तीसरा है बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड एमपीज ऑफ पार्लियामेंट, ये बिल्कुल सही है। देखिए, यहाँ पर जो वोटिंग होती है उसमें क्या है? इलेक्टेड मेंबर जो होते हैं वो भी वोट देते हैं, और नॉमिनेटेड मेंबर जो होते हैं पार्लियामेंट के वो भी वोट देते हैं। मतलब पूरा लोकसभा, जैसे 543 सीट्स हैं तो ये 543 लोग वोट करेंगे, और साथ ही साथ राज्यसभा में 245 सीट्स हैं, तो 245 में जो 233 233 जो इलेक्टेड है और 12 जो नॉमिनेटेड है, तो ये भी वोट करेगा और ये भी वोट करेगा, सबके सब वोट करते, ये भी वोट करेगा, तब वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव होगा। तो इस तरीके से 50 क्वेश्चंस थे जो हम लोग ने डिस्कस किए। इसके अलावा और भी कई सारे एमसीक्यूज हैं जो पहले से ही प्लेलिस्ट में लगा दिए गए हैं, जिसको आप जाके देख सकते हैं और अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल तो थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।